बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 29 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सेक्शन 29 बताता है कि ऑल एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अगर कोई ऐसा आप एग्रीमेंट करते हैं जिसके मीनिंग अनसर्टेन है या दे आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। फॉर एग्जांपल, ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है फॉर परचेज फॉर सेल ऑफ 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब इसमें जो वर्ड ऑयल है दैट इज़ नॉट सर्टेन। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ऑयल। वो कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है। विच टाइप ऑफ ऑयल इज इट इज़। तो ये एक अनसर्टेन टर्म है, सिंपल ऑयल का वर्ड यूज़ करना, और ना इसको सर्टेन किया जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो ये एग्रीमेंट वाइड होगा। समटाइम ऐसे होता है कि मीनिंग वर्ड के सर्टेन तो नहीं होते, बट दोज आर केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। तो उस सूरत में वो एग्रीमेंट वॉइड फिर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक शख्स सिर्फ ऑलिव ऑयल का बिजनेस डील करता है और ही इज़ नोन फॉर डीलिंग इन ऑलिव ऑयल ओनली। अब वो दूसरे शख्स के साथ एग्रीमेंट करता है फॉर सेल ऑफ 100 लीटर ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे अगरचे वर्ड सिंपल ऑयल यूज़ किया गया है, लेकिन ये चूँकि एक चीज़ कैटेगोरिकली क्लियर है कि ही ओनली डील्स इन ऑलिव ऑयल, तो इसके मीनिंग को सर्टेन किया जा सके ही इट वाज मेंट फॉर ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे चूंकि द मीनिंग्स आर बीइंग केपेबल ऑफ मेड सर्टेन, तो ये एग्रीमेंट फिर वॉइड नहीं होगा। अगर उस एग्रीमेंट के मीनिंग या अनसर्टेन है और या दे आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, तो फिर वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 30 है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट किसी शर्त के लिए किया जाता है, कोई शर्त लगाने के लिए, जिसको बेटिंग हम कहते हैं, वेजर लीगल वर्ड यूज होता है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलेज्ड टू बी वन। यहाँ पे मेरे पास बुक में ON ही लिखा हुआ है, एक्चुअली ये वर्ड WON वन होगा। वन ऑन एनी वेजर are interested to any person to abide the results of any game or other uncertain event on which any wager is made। तो किसी शर्त के हवाले से अगर कोई भी रकम किसी को दी गई है तो उसकी रिकवरी के लिए या कोई डैमेजेस के लिए कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता, बिकॉज कि वो एग्रीमेंट वॉइड है और वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका सेकंड पार्ट है एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइसेस फॉर हॉर्स रेसिंग। इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है कि अगर हॉर्स रेस के हवाले से कोई प्लेट या प्राइज या रिवार्ड के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूशन ली जा रही है, कोई रकम इकट्ठी की जा रही है, तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो वॉइड नहीं होगी, उसके हवाले से एग्रीमेंट वैलिड होगा एंड दैट कैन बी क्लेम थ्रू कोर्ट। This section shall not be deemed to render unlawful a subscription or contribution or agreement to subscribe or contribute made or entered into। अब ये मेड और एंटर्ड इनटू जो कॉमा के बाद यूज़ किया गया है, इसमें मेड का वर्ड जो है उसका ताल्लुक है सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन से। सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन मेड, और एंटर्ड इनटू का लिंक है एग्रीमेंट के साथ, और एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और कंट्रीब्यूट एंटर्ड इनटू for or towards any plate, price or sum of money of the value or amount of 500 rupees or upwards। तो वो अमाउंट जिसके लिए कंट्रीब्यूशन किया गया है या जो उसमें रकम दी गई है, सब्सक्राइब की गई है, वो उसकी अमाउंट 500 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, टू बी अवार्डेड टू द विनर और विनर्स ऑफ एनी हॉर्स रेस। और वो रकम जो प्लेट या प्राइज की शक्ल में हॉर्स रेस के विनर्स को दी जानी है, तो उसके हवाले से अगर कोई कंट्रीब्यूशन की गई है या कोई सब्सक्रिप्शन की गई है या उसके लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है, दैट इज वैलिड एंड दैट कैन बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। अदरवाइज ऑल एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि सेक्शन 294A ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड नॉट अफेक्टेड। तो ये इस सेक्शन में जहाँ पे हॉर्स रेस के प्लेट या प्राइस के हवाले से एग्रीमेंट को वैलिड करार दिया गया है, तो ये सेक्शन 294A पाकिस्तान पिनल कोड के ऊपर अप्लाई, ये सेक्शन उसको अफेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि अगर सेक्शन 294A पाकिस्तान पिनल कोड और इस सेक्शन 30 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दरमियान अगर कॉन्ट्राडिक्शन आती है, तो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन प्रिवेल करेगा। सेक्शन 294A वो
पनिशमेंट बताता है कि अगर कोई शख्स कोई लॉटरी निकालता है, कोई रकम इकट्ठी करता है कोई लॉटरी के लिए, और कोई ऑफिस बनाता है लॉटरी के लिए, तो वो एक ऑफेंस है मास वाइज के, कि वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट हो या विद द परमिशन ऑफ द विद द सैंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो कोई लॉटरी अनाउंस की जा सकती है। अदरवाइज लॉटरी इलीगल है, और उसको अगर कोई शख्स ऐसा करता है लॉटरी का काम बगैर विदाउट परमिशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उसके लिए 6 माह की सज़ा है। तो ये सेक्शन 30 जो है पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 294A को अफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद सेक्शन 30A है एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स। एक तो हमने सेक्शन 30 में पढ़ा कि ऑल एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, लेकिन अगर कोई एक ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जो कि सेक्शन 30 के तहत जो एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर है उसको असिस्ट करने के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको गारंटी करने के लिए या उसकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा, जो कोलेटरल मीन विच इज नेक्स्ट टू द एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली मेड टू फर्दर, इसमें अब कंडीशन क्या है कि जब आप एक कोलेटरल एग्रीमेंट जो कर रहे हैं बाय वे ऑफ वेजर एग्रीमेंट के साथ, यू हैव नॉलेज दैट दिस एग्रीमेंट इज कोलेटरल टू द एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली मेड टू फर्दर और असिस्ट द एंटरिंग इनटू, इफेक्टिंग और कैरिंग आउट or to secure or guarantee the performance of any agreement void under section 30 are void। तो अगर कोई आप ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो इंश्योर करने के लिए या एंटर करने के लिए या उसको इफेक्ट करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, या उसकी परफॉर्मेंस को गारंटी या सिक्योर करने के लिए, जो सेक्शन 30 के तहत वाइड एग्रीमेंट के गरज से आप कर रहे हैं ये एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट भी वाइड हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 30 है बी है नो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी कमीशन एक्स्ट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्ड एग्रीमेंट्स। अगर आपने किसी वर्ड एग्रीमेंट के हवाले से उसके रेफरेंस से कोई रकम दी है, कोई आपने गारंटी दी है, कोई कमीशन दिया है, कोई ब्रोकरेज दी है, तो उसके लिए भी आप कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। No suit or other proceeding shall lie for the recovery of any sum of money paid or payable in respect of any agreement void under section 30A। तो सेक्शन 30A के तहत भी अगर कोई रकम रिकवरेबल है तो उसके लिए भी आप कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले 12 एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि void agreement is not a contract। void agreement वो होते हैं एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो आप उसको कानून के जरिए यानी कोर्ट में जाके आप उसके वाले से कोई उसकी इन्फोर्समेंट, कोई रिकवरी आप नहीं ले सकते। एनी कमीशन, ब्रोकरेज फी और रिवॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नोइंगली इफेक्टिंग और कैरिंग आउट और एडिंग इन इफेक्टिंग और कैरिंग आउट ऑफ एनी सच एग्रीमेंट और ऑफ एनी सम ऑफ मनी अदरवाइज क्लेम्ड और क्लेमेबल इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। और इस वाइड एग्रीमेंट जो अंडर सेक्शन 30A है, कोलेटरल एग्रीमेंट टू द एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, उसके हवाले से अगर आपने कोई कमीशन दिया है, कोई ब्रोकरेज दिया है, कोई फीस, कोई रिवार्ड व्हाटसोएवर, दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द कोर्ट। सी है एनी सम ऑफ मनी नोइंगली पेड आर पेबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन बाय वे ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, फी, रिवार्ड और अदर क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच एग्रीमेंट। अगर आप इन्हीं एग्रीमेंट्स के हवाले से किसी शख्स के बिहाफ पे कोई रकम आप अदा करते हैं, कमीशन की, ब्रोकरेज की, और बाद में आप उस शख्स से वो रकम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी कोलेटरल है टू द एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। इसके बाद सेक्शन 30C है पेमेंट बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर एक्स्ट्रा इंस्पेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट्स नॉट टू बी अलाउड क्रेडिट। लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई शख्स उसके जुम्मे किसी कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड है, वो एज ए गार्डियन उसके बिहाफ उसकी कस्टडी उसके पास है, या विदाउट कस्टडी भी अगर कोई शख्स किसी माइनर के लिए या अनसाउंड माइंड के लिए कोई रकम खर्च करता है उसके ऊपर, तो अगरचे ये उसने किसी एग्रीमेंट के तहत तो नहीं की, लेकिन इसकी स्टेटस जो है इसका भी एक एग्रीमेंट होगा। इनको कहते हैं कुसाई एग्रीमेंट्स, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर किसी शख्स ने किसी माइनर या अनसाउंड माइंड शख्स के लिए उसके लिए कोई रकम खर्च की है, तो उसको एग्रीमेंट के तहत या किसी भी सूरत में तो वो रकम उस माइनर से अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी में से वो रिसीव कर सकता है या उसके बालग होने पर उससे क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर किसी गार्डियन ने या किसी शख्स ने किसी माइनर या अनसाउंड शख्स के बिहाफ पे या किसी डिसीज शख्स के बिहाफ पे कोई पेमेंट की है रकम की, और वो रकम की जो पेमेंट उसने की है वो अंडर सेक्शन 30A या अंडर सेक्शन 30B जो वाइड एग्रीमेंट्स हैं उनके हवाले से की है, तो वो शख्स भी उस रकम को वापस लेने का हकदार नहीं होगा। दैट ही विल नॉट बी अलाउड टू गेट क्रेडिट ऑफ दैट अमाउंट। नो गार्डियन, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर हियर आर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी माइनर और डिसीज पर्सन
as the case may be, shall be entitled to or allowed any credit in his account for or in respect of any payment made by him on behalf of such minor or deceased person in respect of any such agreement. Any such agreement means जो अभी सेक्शन 30, 30A, 30B में हमने एग्रीमेंट्स पढ़े हैं कि दे ऑल आर वाइड। उन वाइड एग्रीमेंट्स के हवाले से अगर किसी गार्डियन ने, एग्जीक्यूटर ने, हियर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने को पेमेंट किया है तो ही कैन नॉट क्लेम दैट पेमेंट under the law, or any such commission, brokerage fee, reward or claim as is referred to in section 30A and 30B। इन तीनों सेक्शन जो प्रीसीडिंग सेक्शंस हैं, सेक्शन 30, 30A, 30B के तहत कोई बाई वे ऑफ वेजर कोई अमाउंट है, बाई वे ऑफ कमीशन है, ब्रोकरेज है, इन व्हाट्सएवर जो इसका ताल्लुक इन एग्रीमेंट से है, वो रकम अगर किसी माइनर या डिसीज पर्सन के ब्याह पे अगर किसी शख्स ने पे की है, ही कैन नॉट क्लेम दैट अमाउंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि वो पेमेंट एक वर्ड एग्रीमेंट के जुमरे में की गई है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का। जो अभी मैंने आपको सेक्शंस पढ़ाए हैं, इनको आप लेक्चर को सुने, इन सेक्शंस को पढ़ें, और अगर कोई बात, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।